बात कर रहे थे भारत के संविधान में जो विशेषताएं, उसमें अगली विशेषता है वो है संसदीय प्रणाली की बात, जिसको उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है। और ये ब्रिटेन से लिया है और जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन का शासन हमारे देश में था, तो हमने ब्रिटेन की पद्धति को स्वीकार किया और इस तरह से हमने उत्तरदायी शासन प्रणाली के अंतर्गत संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली को स्वीकार किया। और संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली में जो आप जानते ही हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में संसद जब तक विश्वास रखती है तब तक वह कार्यपालिका या वह मंत्रिमंडल या वह मंत्रिपरिषद काम करता है। लेकिन जिस दिन संसद का अविश्वास उसमें व्यक्त हो जाता है उस दिन उस सरकार को जाना पड़ता है। भारत के संविधान में जो विशेषता है वो भी अगली विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है और वो है संघात्मक शासन प्रणाली। भारत का संविधान संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। हमने ये शासन प्रणाली की जो विशेषता है वो दूसरे कनाडा आदि देशों से इसको स्वीकार किया था। और संघात्मक होते हुए एकात्मक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है पूरी देश को हम, जैसे आपातकाल में पूरा देश जो है वो एकात्मक शासन प्रणाली में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन संघात्मक के तहत राज्यों को अधिकार दिए गए हैं, केंद्र को अधिकार दिए गए हैं और अवशिष्ट शक्तियों का निर्माण भी किया गया है। अगली विशेषता है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। भारत के संविधान की यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ रूल ऑफ लॉ है, यानी यहाँ पर कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं माना गया है। नेक्स्ट, अगला 11 नंबर की विशेषता में अगर आप बात करेंगे तो वो आएगा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। वयस्क मताधिकार के आधार पर हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और 18 वर्ष की आयु में मताधिकार स्त्री पुरुषों को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय, लिंग, किसी सार्वजनिक तौर पर सार्वजनीन मताधिकार की व्यवस्था की गई है और इस तरह से जनता को संप्रभु शक्तियां प्राप्त हैं। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात भी हुई और एक संप्रभु देश की पहचान भी है कि संप्रभु देश वह होता है जहां पर लोकतांत्रिक शासन पद्धति में वयस्क मतदान पद्धति जनता में निहित होती है और एक सुनिश्चित आयु के तहत सरकार के लोगों को या प्रतिनिधियों को चुना जाता है। तो ये हुई हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की बात। अगली विशेषता है हमारे संविधान की और वह है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता की जब बात करते हैं तो आप अमेरिका को याद कर लीजिए। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहाँ राज्य की नागरिकता और केंद्र की नागरिकता अलग अलग है, लेकिन हमारे देश में एकल नागरिकता है, यानी हम अपने देश में इकहरी नागरिकता के माध्यम से संचालन करते हैं। आप किसी प्रांत के नागरिक नहीं है। जब भी कोई बात आती है तो हम क्या कहते हैं, हम भारत के नागरिक हैं। तो ये भारतीय संविधान की अद्भुत विशेषता है जो हम इसमें शामिल करते हैं। उसके बाद है आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख। आपातकालीन प्रावधान का मतलब है जब देश में इमरजेंसी आ जाए, आपातकालीन स्थिति आ जाए, तो भारतीय संविधान के उपबंध 18 में इसका उल्लेख किया गया, भाग 18 में इसका उल्लेख किया गया है। और उन प्रावधानों में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान में है। आंतरिक आपातकाल, बाह्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। आंतरिक आपातकाल जब देश में कोई सांप्रदायिक या कानून व्यवस्था की दृष्टि से कोई समस्या पैदा हो जाए या फिर देश की सीमाओं पर कोई ऐसी खतरा पैदा हो जाए या फिर वित्तीय स्थिति कमजोर हो जाए, तो इन तीनों स्थितियों में आपातकाल लागू होता है। और आपातकाल जब लागू किया जाता है तो इसका प्रभाव नागरिकों पर पड़ता है। राष्ट्रपति चाहे तो नागरिकों के अधिकारों को स्थगित कर सकता है और संपूर्ण शक्तियां केंद्र के हाथों में निहित हो जाती हैं, राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती हैं। भारतवर्ष में आंतरिक आपातकाल का उदाहरण आपको याद होगा। 1975 में 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल लगाया। एक ही बार देश में आंतरिक आपातकाल लगा है। उसके बाद वित्तीय आपातकाल हमारे देश में कभी नहीं लगा। बाह्य आपातकाल जरूर आवश्यकता के अनुसार समय समय पर लगाए गए हैं। अगली बात आती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारतवर्ष में वयस्क मताधिकार के आधार पर नागरिकों का चुनाव किया जाता। आपको संवैधानिक तौर पर आपने जो संविधान पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, शुरू में जब संविधान बना था तो 21 वर्ष की आयु थी मताधिकार की, लेकिन बाद में परिवर्तन हुआ और 1989 में इसमें परिवर्तन करके ये आयु घटा करके 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे घटा करके और 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष की उम्र में हम अपने देश में मताधिकार का प्रयोग करके सरकार चुन सकते हैं, यानी मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्थिति है इसमें। उसके बाद है असीमित संघवाद। असीमित संघवाद का मतलब हुआ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भाग 21 के अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक अस्थायी संक्रमणकालीन
और विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है और भारतीय संघवाद में असीमित संघवाद को शामिल किया गया। इसके अंतर्गत आपको एक बात और याद दिला दूं कि कुछ राज्यों को भारतीय संविधान में विशेष स्थितियां और दर्जा दिया गया है, दर्जा दिया गया था, है और था दोनों साथ साथ बोल रहा हूं मैं। था की जब बात कर रहा हूं तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 370 को। अनुच्छेद 370 के तहत भारतीय संविधान में कुछ समय पूर्व तक जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान दिया गया था, लेकिन सरकार ने इसे 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया और एक कानून बनाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, और उसके तहत अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया और संसद ने उसका अनुमोदन भी कर दिया था। तो इस तरह से ये अब कश्मीर में विशेष दर्जा नहीं है, इसलिए कश्मीर में जो आपने अब तक जो कुछ भी पढ़ रखा है उसका कोई औचित्य इतिहास में चली गई वो सारी बातें कि कश्मीर का एक अलग संविधान हुआ करता था और विशेष दर्जा था और वहाँ के मुख्यमंत्री को सदर रियासत कहा जाता था और ये सब बातें अब इतिहास का दर्जा हो गई हैं वो सब बातें। तो भारतीय संविधान के तहत उसको अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया और अब वहाँ उसको 3 भागों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर 2 प्रांत वो हो गए और एक लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। तो इस तरह से ये पूरी व्यवस्था इसमें की गई है। कुछ अभी कुछ प्रावधान 371 और 371 के अंतर्गत शामिल है। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड आदि कुछ राज्य हैं जिनमें ये इस तरह का प्रावधान अभी भी शामिल है। इसी तरह से अनुच्छेद 371 B, C, D, F, G, H, I और J इनके अंतर्गत आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, इनमें कुछ छोटे छोटे भागों में कुछ हिस्सों के अंतर्गत विशेष प्रावधान वहाँ के जातिगत स्वरूप, आदिवासी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अभी भी मौजूद हैं, लेकिन 370 जैसा स्वरूप उनका नहीं है। ये मैं आपको विशेष तौर पर बता देता हूँ। अब बात आती है संविधान की विशेषताओं में। अगली विशेषता है 16 नंबर पर जो विशेषता शामिल करते हैं हम, वो है शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। मोंटेस्क्यू, आपको याद ही होगा पॉलिटिकल साइंस का जो एक बड़ा थिंकर है मोंटेस्क्यू, उसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज में अपनी जो पुस्तक थी उसमें इस बात का उल्लेख किया था, चर्चा की थी और ये कहा था कि संविधान, अमेरिका के संविधान को इस बात का बहुत उदाहरण के तौर पर दिया जाता है और कहा जाता है कि सेपरेशन ऑफ पावर का दी आइडियल स्टेट कौन सा, तो अमेरिका को आइडियल स्टेट माना गया है। तो वहाँ किस किस को, शासन के किस भाग को क्या शक्ति प्राप्त होगी, इसका स्पष्ट उल्लेख अमेरिका के बारे में किया गया है। हमारे संविधान में भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे इसका संविधान में उल्लेख किया गया है। इन उल्लेखों की व्यवस्था के तहत शक्तियों का आपस में ट्रांसफर नहीं हो सकता है, यानी एक राज्य या एक हिस्से की शक्ति को दूसरा हिस्सा अधिग्रहित नहीं कर सकता या उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता है। तो केंद्र और राज्य, ये शक्तियों का जो विभाजन है इस शक्ति स्वरूप में, यह है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इसमें आप देखेंगे चेक एंड बैलेंस की जो थ्योरी है वो एक हिस्सा दूसरे को कंट्रोल करता है और दूसरा हिस्सा पहले हिस्से को कंट्रोल करता है, यानी परस्पर एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। ये परस्पर एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, यानी कार्यपालिका का नियंत्रण व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पर है, न्यायपालिका का नियंत्रण कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर है, व्यवस्थापिका का नियंत्रण न्यायपालिका और कार्यपालिका पर है। एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस की थ्योरी कहलाती है और इसको शक्ति पृथक्करण का नियम के तहत हम जानते हैं। तो ये इसमें महत्वपूर्ण बात हो गई है। अब बात आती है एकात्मक और संघात्मक तत्वों की बात है। इस पर हमने चर्चा कर ली थी। भारत के संविधान में एकात्मक और संघात्मक के स्वरूप को शामिल किया गया है, राज्यों को इसमें लगाया गया है। अब बात आती है भारत के संविधान में संघात्मकता के तत्व क्या क्या हैं। तो संघात्मकता के जो तत्व हैं उसमें देखिए क्या क्या चीजें, यानी संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है और भारत के संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली के कौन कौन से
महत्वपूर्ण तत्व है, इसको याद करना या इसको समझना जरूरी है। तो भारतीय संविधान में क्या उल्लेख है उसको समझ लें, और साथ ही साथ सैद्धांतिक तौर पर संघात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं होती हैं उनको याद भी करते चलें। तो पहला है भारतीय संविधान में जो संघात्मकता के स्वरूप हैं, उसमें पहला है दोहरी शासन प्रणाली, नंबर 1 संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली को याद करेंगे तो हम कैसे कैसे याद करेंगे इसको। संघात्मक शासन प्रणाली की जो विशेषता है उसमें क्या विशेष तौर पर आप देखेंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा वो ये कि भारत के संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली के जिन तत्वों को शामिल किया गया है उसमें सबसे पहली बात है दोहरी शासन प्रणाली। दोहरी शासन प्रणाली का मतलब है केंद्र में और राज्यों में दोनों जगह अलग अलग समान रूप से शासन व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है। केंद्र में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है। राज्यों में भी राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, विधानसभा, विधान परिषद है और हाई कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय है। तो ये दोहरी शासन प्रणाली पहली बात। दूसरी बात शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन ये आप देखेंगे, ये भी हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है इसमें, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों के विभाजन को अगर आप देखें तो इस शासन प्रणाली के तहत केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन है, और शक्तियों का विभाजन संघात्मक सूची अलग है, राज्य सूची अलग है, और तीसरी कौन सी सूची है, समवर्ती सूची है। तो अलग अलग शक्तियों को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। फिर भारतीय संविधान की अगली विशेषता जो हम पढ़ भी चुके हैं और आप जानते हैं, लिखित संविधान है। फिर कठोर संविधान है, बहुत आसानी से नहीं बदला जा सकता है, लेकिन जरूरत के अनुसार लचीलापन भी हमारे यहाँ यानी संविधान में ये विशेषता है संघात्मक शासन प्रणाली की। तो कठोर संविधान है और आवश्यकता अनुसार हमने बदलाव भी किया, इसीलिए अब तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है और उस पर किसी भी प्रकार का दूसरा प्रभाव कोई नहीं डाल सकता, कोई अंग दूसरा प्रभावित नहीं कर सकता है। संविधान संशोधन की एक सुनिश्चित प्रक्रिया है और द्विसदनात्मक विधान पालिका है, यानी संसद की द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ये हमारे संघवाद की या संघात्मक शासन प्रणाली की भारतीय संविधान में उल्लेखित विशेषताएं हैं। अब दूसरी बात आती है, वो है एकात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है इसमें। एकात्मक शासन प्रणाली की जो विशेषता उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें सशक्त केंद्र हमारे यहाँ देख ही रहे हैं मौजूद है। केंद्र की पावर शक्तियां वैसे भी ज़्यादा हैं और केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां भी दी गई हैं। और एक संविधान में बहुत महत्वपूर्ण विशेषता का उल्लेख है, वो आपको पता नहीं याद है कि नहीं है, याद कर लीजिए। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जितने विषय शामिल किए गए हैं, इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां कहाँ जाएंगी? अगर कोई काम बच गया, कोई शक्ति बच गई, कोई पावर रह गया जिसका उल्लेख नहीं हुआ है, या कोई नया पावर क्रिएट हो गया है, तो वो कहाँ जाएगा? तो वो केंद्र सरकार के पास जाएगा। ये एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। दूसरी बात है, राज्य अनश्वर नहीं है, यानी इसमें बदलाव नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। राज्यों की सीमाओं में बदलाव हो सकता है, नए राज्य गठित हो सकते हैं, राज्यों को बदला जा सकता है, उसकी सीमाओं को बदला जा सकता है। तो ये एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्र सरकार को पावर है, केंद्र राज्य। और इसको आपने देखा ही है, तेलंगाना जैसे आंध्र प्रदेश से हुआ, जैसे झारखंड बना, जैसे उत्तराखंड बना, ऐसे बहुत सारे राज्य समय समय पर बनते रहे हैं। संविधान एकल संविधान है, यानी यहाँ राज्यों का संविधान अलग नहीं था। एकमात्र उदाहरण केवल कश्मीर का था, जिसको अभी 370 समाप्त करके उस संविधान को समाप्त कर दिया गया, उस राज्य के संविधान को। अब केवल भारत का एक संविधान है। भारत के सारे राज्य और संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश उसी एक संविधान से गवर्न होते हैं। उसके बाद है भारत के संविधान में लचीलापन है, जरूरत के अनुसार उसमें संशोधन किया जा सकता है। पांचवी विशेषता यह है कि राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव है, यानी ऐसा नहीं है कि राज्यसभा जो बनी हुई है तो राज्यसभा में सारे राज्यों को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया, ऐसा नहीं है, जनसंख्या के आधार पर है। जबकि अमेरिका में इसके विपरीत है। अमेरिका की जो सीनेट है, वहाँ सीनेट में आप देखें 100 सदस्य हैं और वहाँ 50 राज्य हैं। हर राज्य से छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि हैं। वहाँ समानता है सारे राज्यों को। लेकिन भारतवर्ष में एकात्मक व्यवस्था के तहत आनुपातिक तौर पर जनसंख्या के आधार पर व्यवस्था तय की गई है, इसलिए अलग अलग राज्यों से राज्यसभा में प्रतिनिधियों की संख्या भी भिन्न भिन्न है। आपातकालीन प्रावधान है इसमें। अगर देश में कोई ऐसी इमरजेंसी की घटना घटित हो जाती है तो संपूर्ण शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती हैं और राष्ट्रपति अपने हाथों में संपूर्ण शासन को ले लेता है, और राष्ट्रपति के द्वारा सत्ता ग्रहण करने के बाद केंद्र सरकार आवश्यक व्यवस्थाएं तय करती है। भारतवर्ष में एकीकृत न्याय प्रणाली है, एकल नागरिकता है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाएं
हमारे यहाँ जितने केंद्र हैं, केंद्र से जितने भी राज्यों में अखिल भारतीय सेवाओं से जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं वो पदस्थापित होते हैं। IAS हैं, IPS है, IFS हैं, ये सारे अलग अलग राज्यों में केंद्र सरकार के द्वारा उनका चयन करके उनको नियुक्त किया जाता है। सामान्य तौर पर राज्य सरकारें उसमें पदस्थापन करती हैं, लेकिन सर्वोच्च शक्ति उनके बारे में केंद्र में ही निहित होती है। और अभी जो नवीनतम स्थिति है वो ये कि भारत सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में राज्यों के अधिकारों में कुछ संशोधन करने का काम भी करने जा रही है, ऐसा अखबारों में रिपोर्ट आ रही है। उसके बाद है एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, यानी केंद्र से जो पैसा राज्यों को मिलता है और खुद राज्य सरकारें जो अपना पैसा संचालित करती हैं उनकी जांच करने का काम भारत सरकार का लेखा और महानियंत्रक द्वारा किया जाता है, यानी कंट्रोल उस पर भी भारत सरकार का है। यद्यपि लेखा और महानियंत्रक संविधान के अंतर्गत एक स्वतंत्र अभिकरण है। उसके बाद राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार। अगर राज्य सूची कोई काम कर रही है और राज्य सरकार के द्वारा राज्य सूची में बनाया कोई ऐसा कानून बना दिया जाए जो केंद्र के कानूनों का उल्लंघन करता है तो केंद्र सरकार उसको रोक लगा देती है, रोक सकती है। उसके बाद है एक जो इम्पोर्टेंट है वो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एकीकृत शासन व्यवस्था के तहत ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर राज्यपाल, आपको याद ही होगा राज्यपाल को क्या कहा जाता है, राज्यपाल को राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कहा जाता है, केंद्र का प्रतिनिधि कहा जाता है। तो ये जो राज्यपाल की भूमिका है वो बहुत तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देती है। तो इस बात को याद रखिएगा आप कि ये हमारी एकात्मक शासन प्रणाली की वो पॉइंट्स है जिन पर हमने चर्चा की है। कुछ और चीज़ें, एक दो चीज़ें, एकीकृत निर्वाचन प्रणाली है हमारे देश में। पूरे देश का जो इलेक्शन का जो सिस्टम है वो चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है और वो केंद्र के अंतर्गत काम करता है और वो स्वतंत्र न्याय रूप से काम करने की व्यवस्था है और उसको संविधान में संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है इसको। और इसके साथ साथ राज्यों के विधेयकों पर केंद्र को वीटो पावर है। अगर कोई ऐसा कानून बन जाए जो केंद्र को लगता है कि देश की एकता, अखंडता या संप्रभुता के लिए बाधक है तो राज्यपाल ही, केंद्र के प्रतिनिधि के नाते राज्यपाल उसको रोक देगा। और अगर लगता है कि राज्यपाल को कि यहाँ मुझे इस पर कोई सलाह करने की आवश्यकता तो केंद्र को भेज देता है और केंद्र उस पर समुचित निर्णय ले सकता है। तो ये भारतीय संविधान में एकात्मक शासन प्रणाली के स्रोत कहे गए, विशेषताएं कही गई हैं। उसके बाद अगली जो विशेषता बात आती है वो है कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। ये आप देखेंगे तो आपको पता ही लगेगा इसमें कि जो चर्चा हमने की थी, वैसे तो विशेष तौर पर अगर आप बात करें तो भारत के संविधान के स्रोतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। वी कैन डिवाइड इट इन टू पार्ट्स। हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं और उसको देखेंगे आप। एक है इसमें भारतीय संविधान के स्रोत में आंतरिक स्रोत और दूसरा है विदेशी स्रोत। और जो आंतरिक और विदेशी स्रोत हैं उसमें पहला स्रोत है नेहरू रिपोर्ट और विदेशी स्रोतों में जाएंगे तो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, इन जगह से भी हमने कुछ चीज़ें ली हैं। तो हम सबसे पहले भारतीय संविधान के आंतरिक स्रोतों पर बात करें तो आंतरिक स्रोतों पर जब बात करेंगे तो वो आएगी नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट में आपको याद ही होगा कि 28 फरवरी 1928 को भारतीय राजनीतिक दलों की जब दिल्ली में एक संयुक्त बैठक हुई थी तो उसमें यह तय किया गया कि भारत के लोग, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को चुनौती दी थी कि आप संविधान की बात कर रहे हैं, देश को आज़ाद करने की बात कर रहे हैं, आपको कानून तो बनाना ही नहीं आता है, आपके पास संविधान ही नहीं है, तो आप कैसे देश चलाएंगे। तो इस चुनौती को कांग्रेस सहित सारे दलों ने स्वीकार किया और एक 8 सदस्यीय कमेटी बनाई गई और इस कमेटी में पंडित मोतीलाल नेहरू को उसका अध्यक्ष बनाया गया और इनको दायित्व सौंपा गया इस कमेटी को भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में अपने प्रस्ताव बनाए और इन प्रस्तावों को रिपोर्ट बना करके प्रस्तुत करें। और इन रिपोर्ट को जो 8 सदस्यीय कमेटी ने रिपोर्ट बनाई तो मैंने पहले भी जिक्र किया आपसे कि नेहरू रिपोर्ट भारतीय संविधान का मूल स्रोत कहा जा सकता है आंतरिक दृष्टि से। यानी 1935 का एक्ट बना था नेहरू रिपोर्ट के आधार पर और उस रिपोर्ट के आधार पर जो एक्ट बना उसमें उन सारे विषयों को, उन सारे तथ्यों को शामिल कर लिया गया जो नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या क्या बातें भारत
के संविधान के संबंध में नेहरू रिपोर्ट में उल्लेखित की गई थी वे थी भारत में संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करना, संयुक्त चुनाव प्रणाली, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनना, द्विसदनात्मक विधानमंडल को तैयार करना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई थी। और इस बात को ही प्रशंसा करते हुए डॉक्टर जकारिया ने कहा था कि इस रिपोर्ट की इससे अधिक प्रशंसा और क्या हो सकती है कि भारत का नया संविधान इस रिपोर्ट पर आधारित है। जो भारत का नया संविधान बना था इसी रिपोर्ट के आधार पर बना था। तो इस तरह से, और ब्रिटिश सरकार ने 1935 का जब एक्ट बनाया था तो उसमें भी इसको शामिल किया गया था और एक्ट में सारी चीज़ें ज्यों की त्यों इसमें शामिल कर ली गई थी। अब आती है बात, और वो है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, बाहर से क्या क्या कहाँ से लिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप आराम से नोट करें, मैं बोलता चलता हूँ और आप लिखते चलिए उसको, ये इंपॉर्टेंट है और उसको याद रख करके और आप नोट भी कर सकते हैं। क्या सबसे पहले है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया हमने? ब्रिटेन से लिया नंबर 1 संसदीय शासन प्रणाली, नंबर 1 संसदीय शासन प्रणाली, नंबर 2 एकल नागरिकता, जी हाँ एकल नागरिकता, नंबर 3 विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, नंबर 4 प्रधानमंत्री का पद और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था हमने वहां से ली। उसके बाद हमने विधि के निर्माण की प्रक्रिया को लिया। उसके बाद हमने वहीं से संसद के अध्यक्ष यानी लोकसभा के अध्यक्ष के पद को स्वीकार किया हमने। एकीकृत नौकरशाही की प्रणाली को हमने वहीं से लिया, एकीकृत नौकरशाही की प्रणाली। फिर लिया हमने मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट, मंत्रिमंडल के उपसमूह की बात भी वहीं से ली हमने। संसद के प्रति मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व की भावना या उत्तरदायित्व के कानून को भी हमने वहीं से लिया, और संसद और विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार को भी हमने वहीं से लिया है। तो इस तरह से ब्रिटेन के संविधान से और ब्रिटेन की शासन प्रणाली से भारत के संविधान में अनेक तत्व शामिल किए जिनका हमने उल्लेख कर दिया है। दूसरा आता है अमेरिका। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया? लिखित संविधान। याद रखिएगा, ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं था इसलिए हमने उसका उल्लेख नहीं किया है। अमेरिका का संविधान लिखित है इसलिए हमने लिखित संविधान के लिए मोटिवेशन या प्रेरणा वहां से प्राप्त की। मौलिक अधिकारों का स्वरूप हमने अमेरिका से लिया। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन यानी संसद द्वारा कोई कानून बना दिया जाए और वह संविधान के अनुकूल है या नहीं है, इसको चेक करने का काम, इसको जांचने का काम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है और इसे न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। तो ये अमेरिका से लिया हमने। स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई। इसके बाद संविधान की सर्वोच्चता को भी हमने वहीं से लिया, और संविधान की प्रस्तावना जो मैं आगे चल के बात करने वाला हूं आपसे, उस पर भी हमने इसमें चर्चा की है। तो संविधान की प्रस्तावना का जो भाव है, जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, ये भी हमने अमेरिका से लिया। तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये सारी चीजें भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की हैं। जर्मनी से क्या लिया हमने? नोट करें आप। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध हमने लिए हैं और अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत इनको शामिल किया गया और इनके अंतर्गत मूल अधिकारों को स्थगित किया जाता है। ये आपातकालीन उपबंध कहलाते हैं। ये हमने जर्मनी से लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा को हमने लिया। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया से ही हमने समवर्ती सूची के बारे में उसको वहाँ से प्राप्त किया हमने। व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी जो प्रावधान है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त किए। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब नंबर बारी आती है हमारी फ्रांस। नोट करते चले मित्रों, फ्रांस से हमने क्या लिया? गणतंत्र की व्यवस्था को हमने फ्रांस से लिया है। भारत गणतंत्रात्मक होते हुए संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, तो भारत एक गणतंत्र भी है। यानी गणतंत्र की व्यवस्था को हमने, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति की पद्धति को हमने वहां से स्वीकार किया है। तो गणतंत्रात्मक पद्धति को लिया हमने। फिर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को हमने लिया। हालांकि ये मौलिक अधिकार में हमने अमेरिका से ले लिया, लेकिन अमेरिका ने कहाँ से लिया था? फ्रांस से लिया था, क्योंकि वहाँ फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन, राज्य क्रांति आई थी, वहाँ पर ये इन 3 सिद्धांतों का उदय हुआ था। तो हमने भी उन सिद्धांतों को स्वीकार किया है। और फिर है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्वों को लिया,
राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली को आयरलैंड से लिया। राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये प्रेरणा भी हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को भी हमने राष्ट्रपति से लिया है। तो ये हुई बात आयरलैंड की। अब बात आती है कनाडा से क्या लिया हमने। कनाडा से संघीय प्रणाली और अवशिष्ट शक्तियों के स्वरूप को हमने लिया। संघीय प्रणाली लिया और फिर अवशिष्ट शक्तियां, जो बच गई शक्तियां, वो किसको देनी है, ये कनाडा से सीखा हमने, यानी केंद्र को दिया हमने। गवर्नर का पद यानी राज्यपाल का पद किसको का सृजन और राज्यपाल की शक्तियां क्या होंगी, और केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन कैसे होगा। जब हम केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन की बात करते हैं तो राज्यों की शक्तियों को भी शामिल कर लीजिए, राज्य सूची को भी हमने इसमें ले लिया है। दक्षिण अफ्रीका से भी हमने कुछ चीजें सीखी थी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने वहां से सीखा और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हमने दक्षिण अफ्रीका से इसको लिया है। रूस से हमने मूल कर्तव्य की भावना 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्शों को इसमें शामिल कर लिया गया। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को स्थान दिया, यानी रूल ऑफ लॉ की बात हुई। रूल ऑफ लॉ के तहत ही शासन गवर्न होगा, इस बात को भी हमने जापान से लिया है। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पर चर्चा हो रही है और अभी तक हमने आपको अलग अलग देशों से हमने क्या क्या सीखा है वो सारी बातें हमने शामिल कर ली हैं। वापस रिपीट कर देता हूं मैं, एक बार नए सिरे से देख लें। ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, आयरलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस और जापान, इन देशों से हमने अपने संविधान में बहुत महत्वपूर्ण सामग्रियों को संकलित किया है। तो ये हुई इंपॉर्टेंट बात जो हमारे संविधान में शामिल है। अब बारी आती है संविधान की अनुसूचियों की। भारत के संविधान की जो पहली अनुसूची है, उस पहली अनुसूची में राज्य और संघ के कार्यक्षेत्र का वर्णन किया गया है और ये संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका उल्लेख है। राज्यों का संघ कहा गया है इसे। भारत को क्या कहा गया है? भारत को कहा गया है राज्यों का संघ, यानी अलग अलग जो राज्य हैं उन सबको मिला करके, और हम भारत को राज्यों का संघ कहते हैं। और आज स्थिति यह है वर्तमान में कि 26 जनवरी 2020 के बाद जो पोजीशन बनी है वो यह है कि वर्तमान में भारतवर्ष में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये प्रारंभ से लेकर अब तक जो परिवर्तन लगातार हुए हैं, आपको याद ही होगा 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हो गया था। उसके बाद हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य का निर्माण हुआ 2000 के अंदर। फिर तेलंगाना राज्य एक अलग बना आंध्र प्रदेश से, उसका उल्लेख हम कर ही चुके हैं। कश्मीर को 370 धारा हटाने के बाद 3 भागों में विभाजित किया गया। जम्मू कश्मीर जम्मू अलग राज्य बना, कश्मीर अलग राज्य बना और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अलग बना दिया गया। इसके साथ साथ आपने देखा है कि संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली और दमन दीव, ये एक इनको विलय करके संयुक्त रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस तरह से अब टोटल पोजीशन ये है कि प्रथम अनुसूची में हम 1 से 4 तक केंद्र के अंतर्गत राज्य और संघों की बात कर रहे हैं। अब बात आती है द्वितीय अनुसूची की, अनुसूची नंबर 2। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 79, 125, 148, 186, इनके अंतर्गत राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके अधिकार, शक्तियां, पेंशन, भत्ते, इन सब के बारे में उल्लेख किया गया। ये अनुसूची 2 कहलाती है। अनुसूची 3 के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है उसमें बताया गया है कि संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचित अभ्यर्थी, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित अभ्यर्थी और राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनके शपथ के प्रारूप और इनके अधिकार और शक्तियों के बारे में यहाँ उल्लेख सूची नंबर 3 में किया गया। अब आती है सूची नंबर 4। सूची नंबर 4 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर केंद्र और राज्यों के प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है और ये अनुच्छेद है 41 से लेके और 82 में भी इसका उल्लेख किया गया है। यानी अनुच्छेद 4 सब ब्रैकेट में
ब्रैकेट में 1 और अनुच्छेद 80 और ब्रैकेट में 2, इनके अंतर्गत राज्यों का स्वरूप बताया गया कि राज्यों में विधानसभा की राज्यसभा की सीटें कितनी होंगी। और राजस्थान में अगर आप बात करते हैं तो राजस्थान में राज्यसभा के लिए 10 सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। अनुसूची नंबर 5 के अंतर्गत 244 अनुच्छेद नंबर 1 के अंतर्गत बात की गई है और इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ अनुसूचित क्षेत्रों के लिए राज्य की कार्यपालिका शक्तियां और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास भेजे जाने वाले प्रतिवेदन और प्रस्तावों का उल्लेख है। छठी अनुसूची आती है, उसमें मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम आदि जनजातीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व की बात इसमें शामिल की गई है। तो ये हुई अनुसूची 6 की बात। अब बात आती है अनुसूची 7 की बात। अनुसूची 7 में संघ सूची और राज्य सूची और संवर्ती सूचियों का उल्लेख किया गया है। संघ सूची में कौन कौन से विषय शामिल हैं, तो कुल मिला के संघ सूची में 97 सब्जेक्ट हैं और इनके अंतर 98 प्रविष्टियां इसमें वर्तमान में 98 हैं। ये इसमें रक्षा, विदेश, नागरिकता, मुद्रा, बैंकिंग, जनगणना, डाकतार विभाग, परमाणु ऊर्जा और अखिल भारतीय सेवाओं सहित महत्वपूर्ण विषय शामिल किए गए हैं। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है और इसमें 66 विषय और 59 प्रविष्टियां हैं। इसमें कृषि संबंधी, पुलिस, स्थानीय व्यवस्था, स्वास्थ्य, कामगार, ये मुद्दे, कानून वगैरह के मुद्दे इसमें शामिल हैं। और संवर्ती सूची वो है जिसमें 47 विषय हैं, लेकिन अब संवर्ती सूची में 52 प्रविष्टियां इसमें शामिल हैं और इसमें वन, विवाह, शिक्षा, सामाजिक मुद्दे और आर्थिक योजना, दंड प्रक्रिया को भी शामिल कर लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों में केंद्र को दी गई हैं वो सारी की सारी अवशिष्ट शक्तियां, संसद उस पर कानून बना सकती है और अवशिष्ट जो शक्ति है उसमें कुल अनुच्छेद 248 के अंतर्गत इनका प्रावधान किया गया है। जैसे भी आपको याद होगा, नई चीज़ें जैसे आ रही हैं, जैसे साइबर कानून आ रहा है, अंतरिक्ष स्पेस की बात आ रही है या और नई चीज़ें आ रही हैं, तो वो सब केंद्र सरकार के शामिल कर दिया गया है। अब नेक्स्ट है अनुसूची 8। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 344 में इसका प्रावधान है, जिसमें भारतीय भाषाओं की बात कही गई थी। तो आपको याद होगा, भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। संविधान संशोधन 92 के द्वारा मैथिली और सांथली और बोडो भाषाओं को भी जोड़ दिया गया था और अभी नई भाषाएं भी इस संबंध में अपना दावा पेश करती रहती हैं। जैसे राजस्थानी भाषा के बारे में संसद के पास विचाराधीन है प्रस्ताव, अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। उत्तराखंड में संस्कृत को राज्य भाषा के रूप में, दूसरी भाषा के रूप में भी स्वीकृति प्रदान की गई है। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 67 में सिंधी भाषा को भी दर्जा दिया गया था। 92 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थान दिया गया और 4 नई भाषाओं को बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भी संवैधानिक मान्यता 2003 में 92 संविधान संशोधन के माध्यम से स्थान दे दिया गया। अब बात आती है 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची की जब हम बात करते हैं तो इसमें भूमि सुधार कानून के बारे में उल्लेख किया गया है और संविधान संशोधन द्वारा 1951 में इसको जोड़ दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में इन संबंध में कहा था कि कृषि संबंधी भूमि सुधारों से संबंधित सरकार को प्राथमिकता से काम करना चाहिए और आप जानते ही हैं कि वर्तमान सरकार भी इस संबंध में लगातार किसानों के बारे में घोषणाएं करती रहती है और सरकार के द्वारा इनको काम करने के लिए अधिकार प्रदान किया जा रहा है। 10वीं अनुसूची आती है अब और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें दल बदल कानून शामिल किए गए हैं और ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में ये जोड़ा गया था और 2003 में संविधान 91 जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत इसमें शामिल किया गया था। इसके साथ साथ इसमें मंत्रिपरिषद का आकार भी निश्चित कर दिया गया था। तो ये हुई 10वीं। उसके बाद 11वीं अनुसूची है, वो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की है और 12वीं अनुसूची में शहरी संस्थाओं को यानी नगर पालिका, नगर निगम को स्थान दिए गए हैं। इसमें 18 विषय शामिल किए गए हैं।
तो और पंचायती राज संस्थाओं में 29 विषय शामिल थे। तो इस तरह से ये हमने 12 अनुसूचियों के बारे में आपसे चर्चा की है। अब बात आती है भारतीय संविधान की उद्देशिका, यानी भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है, यानी प्रस्तावना। ये मैंने आपसे जिक्र किया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको तो आप संविधान की आत्मा कहते हैं, इसको तो रट लीजिए आप। मतलब आपको बार बार अगर रटना भी पड़े, 10 बार भी ज्यों कहते हो तो रटिए आप इसको, क्योंकि भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में अगर किसी विषय पर फोकस किया गया तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जिसको उद्देशिका भी कहा गया है। और आप जब छोटे थे तब आपने जो आपकी किताबें थी, उन किताबों के बैक में हर किताब पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख आपने पढ़ा है, प्रस्तावना को पढ़ा है आपने। याद करते हैं, हम उसको दोहरा देते हैं एक बार फिर से कि हम भारत के लोग भारत को एक सर्व प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस अधिनियम को एकीकृत करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, यानी स्वीकार करते हैं। तो ये जो भारत के संविधान की विशेषता है, मैं आपको एक एक करके इस पर चर्चा कर लेता हूं 2 मिनट के लिए। क्या क्या देखें, सबसे पहला हम भारत के लोग। कौन कह रहा है ये बात? हम भारत के लोग। हम का मतलब वी ऑल, 130 करोड़ लोग, 135 करोड़ जितने भी लोग हैं, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? भारत के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? सबसे पहला ही इंपॉर्टेंट है सर्व प्रभुत्व संपन्न, यानी सोवरेन, आजाद देश, स्वतंत्र देश, संप्रभु देश। संप्रभुता की बात आ गई है इसमें। फिर समाजवादी बात आ गई है कि यानी हम समाजवाद को स्वीकार करते हैं, पंथ निरपेक्षता को यानी धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार करते हैं, और क्या करते हैं? लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं, गणतंत्र को स्वीकार करते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को स्वीकार करते हैं, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता को स्वीकार करते हैं, अवसर की समानता को स्वीकार करते हैं, व्यक्ति की गरिमा को स्वीकार करते हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व की भावना को स्वीकार करते हैं। तो यही तो हमारे संविधान में मूल तत्व हैं। हमने भले ही से स्वतंत्रता, समानता के बारे में मौलिक अधिकारों के रूप में अमेरिका और फ्रांस और दूसरे देशों से प्रेरणा ली हो, लेकिन हमारे अपने सनातन संस्कृति में ये सारे अधिकार निहित थे और नेहरू रिपोर्ट में भी इनको शामिल कर लिया गया था। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, यह आत्मा है, इसको रटिए और इसके आधार पर हम इसको समझने की कोशिश भी करते हैं। अब बात आती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति क्या है। अगर आप प्रकृति की बात करें तो देखिए कि भारतीय प्रस्तावना की प्रकृति जो है ना, वो बहुत अद्भुत है, इसलिए कि ये अप्रवर्तनीय है। इसमें कोई बदलाव, रद्दोबदल नहीं हो सकता है, रद्दोबदल नहीं हो सकता है इसमें। हाँ, एक बार जरूर इसमें संशोधन किया गया था और उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता और 2 शब्द इसमें शामिल किए गए थे, लेकिन ये इसकी पॉजिटिविटी को बढ़ाने वाले थे, इसके आधार, इसकी शक्ति को बढ़ाने वाले थे। इसलिए बाकी आज इनमें से कोई हटा नहीं सकता है, किसी चीज़ को आप समाप्त नहीं कर सकते हैं इसमें से। तो ये भारतीय संविधान की प्रकृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी स्वतंत्रता और समानता की जो मूलभूत अवधारणा है वो इसमें शामिल की गई है। तो भारत एक सर्वप्रभुत्व संपन्न देश हुआ, भारत एक समाजवादी देश हुआ, धर्मनिरपेक्ष हुआ, पंथ निरपेक्ष हुआ, भारत एक लोकतांत्रिक देश हुआ, भारत एक गणराज्य है, भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो महत्वपूर्ण है, इसमें शामिल है। प्रस्तावना में ही भारत के राज्यों के बारे में भी कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। यानी कल्याणकारी राज्य की का मतलब ये हुआ कि भारतवर्ष जो है वो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की बात करता है, सभी लोगों का हित हो, इसको शामिल किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बात हुई स्वतंत्रता की बात। स्वतंत्रता के साथ साथ हम बात करते हैं प्रस्तावना में राज्य का स्वरूप क्या है, उसके बारे में भी हमने उल्लेख किया है कि राज्य कल्याणकारी राज्य होगा। प्रस्तावना का जो महत्व है उसको भी हम समझने की कोशिश कर लें। प्रस्तावना का महत्व यह है कि ये एक तरह से भारत का संविधान, जैसे किसी के आप
किसी के घर जाएं आप, तो दरवाजे पर खड़े होंगे ना, तो दरवाजे से ही आपको घर के बारे में पता लग जाएगा। और ड्राइंग रूम में घुसते ही आपको पता लग जाएगा, दरवाजे से जैसे ड्राइंग रूम में आप एंटर करेंगे तो पता लग जाएगा कि घर का स्वरूप कैसा है। इसी तरह से भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ में जो लिखी गई है उससे ही पता चलता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसलिए इसको की नोट कहा जाता है, इसको, या इसको कुंजी कहा जाता है, चाबी कहा जाता है इसे। कि इसको घुमाइए तो आपको धीरे धीरे करके भारतीय संविधान की एक एक करके सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। भारतीय संविधान के बारे में जो इम्पोर्टेंट कथन कहे गए हैं उसमें अर्नेस्ट बर्कर का जो है वो कहते हैं कि भारतीय संविधान की ये कुंजी है, और इस कुंजी के अंदर हमने अगर किसी बात को हम शामिल करते हैं तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ये भी समझ में आ जाएगा कि ठाकुरदास कहते हैं कि संविधान की जो आत्मा है वो अगर कहीं निवास करती है तो इस प्रस्तावना में निवास करती है, और भारतीय संविधान का परिचय पत्र कह सकते हैं इसे आप। और के.एम. मुंशी कहते हैं कि ये प्रस्तावना जो है वो संप्रभु लोकतंत्र के गणराज्य है, और ये एक तरह से जन्मपत्री कह सकते हो आप इसे। तो ये हमने कुल मिला के भारतीय संविधान को जानने समझने की कोशिश की है, और इसके बारे में हमने बात की है। लेकिन अब मैं आपको कुछ और चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ, और वो है भारतीय संविधान के आलोचना करने वाले मित्र भी जो है ना वो कई मुद्दों पर इसकी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि साहब भारत का संविधान कहने के लिए तो कठोर है, लेकिन इसमें अब तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। भारत के संविधान की एक आलोचना, अभी आपको केरल के एक मंत्री का कथन ही याद होगा जिसमें उन्होंने कह दिया कि भारत का संविधान गरीबों के शोषण का हथियार देता है। तो संविधान में इन सारे मुद्दों पर भी आलोचना की बात हो रही है। भारत के संविधान की एक आलोचना राजनीतिक दृष्टि से भी हो रही है कि लोकतंत्र की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आए दिन यहाँ जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो अपना दल बदल लेते हैं, और जनमत का जो है वो जनमत की अवहेलना करते हैं। जनता ने तो उनको किसी और पार्टी के लिए चुना था, और वो दल बदल करके दूसरी पार्टी में या दूसरे खांचे में चले जाते हैं। तो भारतीय संविधान की ये भी एक आलोचना है। भारतीय संविधान की ये भी एक आलोचना है कि हमारे जो संवैधानिक जो संस्थान हैं वो अपने भूमिकाओं को ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। हमारे संविधान की ये भी एक आलोचना है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका चेक एंड बैलेंस का काम पूरे तौर पर नहीं कर सकी है। हमारे संविधान की आलोचना करने वाले जो मित्र लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि भारत का संविधान लोक कल्याणकारी राज्य की बात तो बड़े जोर शोर से करता है, लेकिन वस्तुतः गरीबी नहीं हटी है, वस्तुतः बेरोजगारी समाप्त नहीं हुई है, वस्तुतः भेदभावपूर्ण समाज की जो संरचना है उसमें कमी नहीं आई है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो संवैधानिक व्यवस्थाओं को लेकर आलोचकों के द्वारा तीखी आलोचना इस संविधान की जाती रही हैं। लेकिन मित्रों, इन आलोचनाओं के बावजूद भी अगर हम समालोचना करें और इनका समावेश करते हुए समग्रता के साथ बात करें तो ये कह सकते हैं कि भारत के संविधान की जो आलोचना है उन आलोचनाओं में कुछ सारभूत तत्व कुछ हो सकते हैं, कुछ सामान्य बातें हो सकती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको भारतीय संविधान की विशेषताओं के साथ इसको पुरजोर तरीके से प्रतिरक्षा करने वाले पॉइंट के रूप में याद रखने चाहिए। वो ये 70 साल से भारत का संविधान लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, और हमने अपने, जबकि एशिया के अनेक देश ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ शुरू हुए थे लेकिन वो लोकतंत्र को चला नहीं पाए और बार बार ड्रिलिंग हो गया उनका, वो अपनी पटरी से उतर गई। भारत का संविधान अपनी पटरी से नहीं उतरा, लोकतंत्र को बनाए रखा, मजबूती से चलाए रखा। दूसरी बात, भारत के संविधान ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूती से चलाया तो बड़ी संख्या में रोजगार सृजित हुए, लोगों को आर्थिक संपन्नता मिली है, लोग बेहतर ढंग से पढ़ लिख कर अपने जीवन को कामयाब बना सकें। ये भारतीय संविधान की विशेषता है। और भारतीय संविधान की यह भी विशेषता है कि हजार किंतु परंतु के बावजूद, बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्हों के बावजूद, स्वतंत्रता और समानता का जो मूल आधार है भारतीय संविधान का, वो मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान विश्व के सामने एक आदर्श संविधान के रूप में उपस्थित है, और यह पूरी दुनिया को प्रेरणा देता है और भारत के लोगों के कल्याण के रूप में काम आ रहा है। तो मैं समझता हूं कि आज का ये चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, और आपको जो प्रश्न पूछने हो हमारे उस पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आइए और आप उसमें लिखिए, इसको पढ़िए और जानकारी कीजिए, और कोई प्रश्न करना हो तो हमें भेजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।